हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के अफवाह तंत्र। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो है इसमें हम लोग इसका बेसिक देखेंगे। उसके बाद इसे नेक्स्ट वीडियो में जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। तो इसमें जो इसका बेसिक जो टर्म है वो सब देखेंगे, क्योंकि इसके बिना जो है बेसिक नहीं समझ के आगे बढ़ना अच्छी बात ना है। तो भारत के अपवाह तंत्र, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अपवाह तंत्र में सबसे पहले जो है जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र किसको बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद नदी नाला में जो पानी जाती है, जिस जगह से जाती है, जिस भूभाग से जाती है पानी, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। वह भूभाग जहां वर्षा का पानी एकत्र होकर किसी नदी, झील या अन्य जल स्रोत में प्रवाहित होती है। यानी कि वैसे भूभाग जहां से क्या होता है, जहां पर वर्षा का पानी एकत्र होता है और एकत्र होकर किसी नदी में जाकर मिल जाती है, या झील में या अन्य जल स्रोत में, उसको हम लोग बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। समझ में आ गया होगा जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। इसके बाद अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी क्या होता है? एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अफवाह द्रोणी होगा। ठीक है, अफवाह द्रोणी कहते हैं एक नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा, यानी कि किसी भी नदी द्वारा जितने जल लेके जाता है उसके द्वारा जितना सिंचित किया जाएगा जिस क्षेत्र में, जैसे सिंधु नदी है उसकी जो सहायक है, या गंगा नदी है, गंगा नदी का जैसे जमुना सहायक होगी, सोन हो गया, तो ये सब जो है उसकी क्या हो गया, सब उसमें अपवाह द्रोणी हो गया। उसके द्वारा जितना अपवाहित किया जाएगा, मतलब जितना क्षेत्र में सिंचाई वगैरह किया जाएगा, उस भाग को हम लोग बोलेंगे अपवाह द्रोणी। जिस नदी के द्वारा जितना क्षेत्र को अपवाहित किया जाएगा, तो अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र। जिस क्षेत्र को किसी भी नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है, उस नदी और उस नदी के सहायक नदियों द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं अपवाह द्रोणी। उसके बाद जल विभाजक। जल विभाजक समझते हैं। जल विभाजक जो होता है, एक अपवाह, फिर से यहाँ द्रोणी आ गया, द्रोणी होना चाहिए। ये जो है टाइपिंग करते टाइम ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक यहाँ पे पा होगा अफवाह। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक है। जैसे दो नदी है, तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये है, जैसे ये जो है हम लोग का सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी, यहाँ पे ये सतलज नदी है, तो यहाँ पे फिर यहाँ मिलेंगे इस टाइप से झेलम, चेनाब और ये रावी, यहाँ पे आके ब्यास मिलेगा। तो ये जो जगह, ये दोनों नदी को इस क्षेत्र जो अलग कर रहा है, इससे ये ए क्षेत्र अलग कर रहा है, फिर यहाँ से इसको और इसको ये बी क्षेत्र अलग कर रहा है, मान के चलो ये सी क्षेत्र, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। जैसे सिंधु और ये चिनाब है, ये सिंधु हो गया, ये वाला सिंधु नदी, और ये चिनाब हो गया। तो इसको जो अलग करने वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षेत्र इसको अलग करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा? जल विभाजक। यानी वो दोनों का जल को मिलने नहीं दे रहा है। तो जल विभाजक समझ में आ गया होगा। अपवाह द्रोणी को, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह, ठीक है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाले सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण में यहाँ पे जो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, सतपुड़ा का पहाड़ी, ये जो है नर्मदा और तापी, ठीक है, नर्मदा और तापी, ये दोनों नदी को क्या करता है? ये अलग करता है। ठीक है, कौन सा? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पे जो पर्वत है इसको अलग करता है। तो ये क्या हो गया? जल विभाजक हो गया। अब देखते हैं, जो समुद्र में जल विसर्जन करने के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो भारत का जो नदी है, इसको समुद्र में जल विसर्जन, समुद्र में यानी कि जहां पे जल गिरेगा समुद्र, एक तो अरब सागर में कुछ नदियों जो है अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी कि उसका जो जल विसर्जित करती है अरब सागर में करती है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में करती है। तो दो दो समूह में या दो भागों में बांटा गया। क्या? अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र।
अरब सागर का अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जितने अपवाह क्षेत्र है कुल क्षेत्र का क्या होता है 23% भाग जो क्षेत्र जो है अपवाह होता है, इसमें जो अरब सागर में जो अपवाहित होते हैं जो नदी, उसके द्वारा क्या होता है 23% अपवाह होते हैं। कहाँ पे टोटल जितना अपवाह होता है क्षेत्र उसका 23% क्षेत्र जो है बंगाल अरब सागर में पानी गिरती है। इसमें जो है कौन कौन से नदी के जो पानी है वो जाता है अरब सागर में, तो अरब सागर में जो है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां, ये सब जो नदियां हैं ये सब क्या करते हैं अपना जल विसर्जित करते हैं अरब सागर में। अरब सागर ये हम लोग का भारत हो गया, इधर क्या होता है अरब सागर, इधर होता है बंगाल की खाड़ी। तो जो नदी इधर जल यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे सिंधु इधर से निकल के इस टाइप से आती है और यहाँ से जो आएगा हम लोग का इधर ये बाकी जो नदियां हैं ये इस टाइप से, तो ये सब आके यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे जल स्रावित करते हैं। यहाँ पे अरब सागर में इधर हम लोग का नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये भी यहाँ पे जल स्रावित करते हैं, तापी, नर्मदा, तापी, पेरी, तो ये सब नदियां जो है यहाँ पे। इसके बाद बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी जो राइट साइड में होता है उधर, तो यहाँ पे कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो गंगा एक बड़ा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है। तो अरब सागर में जो है कुल क्षेत्र का 23% अपवाह जो होता है कहाँ पे होता है बंगाल अरब सागर में, उतना जो कुल जल जो अफवाह होता है उसका 23% भाग जो जाता है अरब सागर में और 77% जो जाता है वो क्या है, जो जाता है बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब तो हम लोग देख लिए जल विसर्जन, जल विसर्जन के आधार पर दो देखें क्या, अरब के सागर और बंगाल की खाड़ी। उसके बाद जल संभर, जल संभर के आधार पर, जल संभर किसको बोलते हैं, जल संभर जो होता है जो छोटे नदियां द्वारा जो जल प्रवाहित किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जल संभर। जल संभर के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियां, फिर से द्रोणियां या द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमुख नदी द्रोणी, माध्य नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। तो ये 3 भागों में बांटा गया है जल संभर के आधार पर। प्रमुख नदी द्रोणी में जो होता है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र, जहां पे क्या होता है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र होता है, यानी कि उतना वो सिंचाई कर सकता है, उतना उसका भाग हो सकता है, ठीक है। अपवाह करने की क्षमता कितना है 20,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अपवाह करने का क्षेत्र होता है, उसको हम लोग होता है प्रमुख नदी द्रोणी। और इसमें क्या है 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराकदी। उसके बाद माध्य नदी द्रोणी, इसमें जो है 20,000 या 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक अपवाह करने की क्षेत्र होता है, 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र तक अपवाह करने होता है। इसके अंतर्गत 44 नदियां शामिल है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सब यहाँ पे है। उसके बाद लघु नदी द्रोणी, इसमें 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को अपवाह करते हैं, यहाँ पे अथवा हो गया, अपवाह होगा, अफवाह, ठीक है, 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को अपवाह करते हैं। और इसको ये जो होता है न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सारे नदियां होते हैं। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में जल विसर्जित, तो ये 2 बड़ी नदी, इसका यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस ये इसी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और ये जो है यहाँ पे। तो हम लोग जो देख लिए इस प्रकार जल विसर्जन करने के आधार पर और जल संभर के आधार पर देख लें। आप जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो देखते हैं हम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में भी आता है, उद्गम के आधार पर, ठीक है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं उद्गम के प्रकार व प्रकृति के विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 समूह में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी जो हिमालय से निकलता है बर्फ वगैरह से, ठीक है, प्रायद्वीपीय जो भारत से निकलता है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल है, ठीक है। ये 12 मासी नदी है, यानी कि 12 मास इसमें क्या होता है, या इसको
सदाबहार, सदावाहिनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है जल की कमी नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग बारामासी या सदावाहिनी नदी भी बोलते हैं। बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर होता है। तो ये जो हिमालयी नदी है ये क्या होता है, बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर होते हैं। पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं व जलप्रपात बनाते हैं। तो जो पर्वत वाले मार्ग होता है वहां पे घाटियां बनाते हैं, छिपरिकाएं बनाते हैं, जलप्रपात बनाते हैं। ये अपना मार्ग बदलने के लिए जाने जाते हैं, ये जो है अपना मार्ग बदलते हैं। जैसे कोसी, कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मैदान में प्रवेश करते हैं, तो जब ये मैदान में प्रवेश करते हैं, जो हिमालयी नदी हो गया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये जब निकलेंगे उत्तराखंड से, ठीक है, वहां से निकल के जब मैदान में पहुंचते हैं, तब क्या होते हैं, निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां, जैसे समतल घाटियां, तो मैदान में पहुंचेंगे तो निक्षेपण करेंगे, पहाड़ से क्या करेंगे, बहुत सारे अवसाद को लेकर आएंगे, और जब मैदान में पहुंचेंगे समतल एरिया में, तो जो उसको निक्षेपण करेंगे, इसलिए निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां बनाते हैं। जैसे समतल घाटी बनाएंगे। गोखुर झील, गोखुर झील किसको बोलते हैं, जैसे कि नदी जो है इस तरह से बह रहा है, मान के चलिए, तो यहाँ से आ रहा है, इसका जो धारा है ये बह रहा है इस टाइप से, तो ये बहते बहते इसका धारा यहाँ पे अवसाद वगैरह दे दिया इसे, तो ये इस टाइप से यहाँ से कट जाएगी, ये आ रहा है यहाँ से, ये इधर बना ऐसा कर दिया, और ये वाला इधर से ये स्टे हो गया, इधर जो ये वाला बन गया, ये क्या हो गया, गोखुर झील हो गया, यानी कि उसका मार्ग बदल दिया, जिसके कारण वहां पे जल एक तालाब की भांति रह गया, मार्ग बदल गया, तो वो क्या हो गया, गोखुर झील हो गया। बाढ़ पीड़ित मैदान, और बाढ़ से जो मैदान बनता हो, वहिकाएं, वहिकाएं यानी कि धारा अलग अलग वहां पे पहुंच जाता है, जल जाएगा, बीच बीच में गैप रहेगा, एक 3-4 धारा, जैसे यहाँ से नदी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पे बीच में ये बांट जाएगी, इधर यहाँ से यहाँ बीच में गैप रहेगा, तो वो हो गया वही का है। नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाते हैं, और नदी के मुहाने पर ये डेल्टा बनाते हैं। ये समझ में आ गया, ये तो निक्षेपणात्मक, ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थल जो आकृति होता है, समतल घाटियां होते हैं, जैसे गखुर झील, बाढ़ पीड़ित मैदान जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बांगर वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद वही का है, आप देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत, अच्छा यहाँ पे फिर एक छूट गया, क्या ये विसर्प बनाते हैं, विसर्प, ये जो हिमालयी नदी होते हैं ये क्या बनाते हैं, विसर्प बनाते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, ये जो है हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था, यानी कि पुराने अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था और नदी की घाटियों के चौड़ा, नदी की घाटियों के चौड़ा व उतला होने से प्रमाणित होता है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, इसका प्रमाण जो होता है इसकी प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों की चौड़ा और उतला होने से प्रमाणित होता है। ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये जो है पश्चिम से, यानी कि हम लोग का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो पहाड़ है, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, इस पहाड़ से ये निकल के पश्चिम से क्या होता है, पूर्व की ओर महानदी हो गया, इधर हम लोग का ये नीचे से ये गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, ये सब बहता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अपवाद में नर्मदा और तापी है, नर्मदा तापी जो है ये बहती है किधर, पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी बनाते हुए, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, किधर बहती है, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सोन, बेतवा, केन व सिंध गंगा नदी तंत्र का अंग है। तो प्रायद्वीप से ये जो नदी निकलती है, जैसे चंबल हो गया, सन हो गया, ये चंबल, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, ये सब जाके क्या होता है, यमुना नदी जो इस टाइप से जाती है, यहाँ पे ये चंबल मिल जाता है, केन मिल जाता है, ठीक है, बेतवा मिल जाता है, तो ये सब क्या है, यमुना नदी में मिलते हैं, यमुना नदी जाके आगे गंगा नदी में मिलते हैं, ये निकलते हैं प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन ये गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी है। ये नदियां विसर्प नहीं बनाती, और ये नदियां विसर्प नहीं बनाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है तिब्बत से यहाँ से ये सिंधु नदी निकली, यहाँ से
ये इस टाइप से सिंधु नदी इधर से जा रहा है, इधर से ये रहा, इसे सिंधु नदी जा रही है। ये हिमालयी नदी है। यहाँ से ये झेलम आया, यहाँ पे झेलम, ये चेनाब में जाके मिल रहा है, चेनाब। ये रावी नदी भी जाके चेनाब में मिल रहा है। इधर से ये सतलुज भी लगभग जहां से सिंधु नदी निकली है उसी का बगल से ये सतलुज नदी जाती है। और यहाँ पे ये ब्यास, यहाँ आके ब्यास नदी सतलुज में मिलती है। ये यहाँ जाके सतलुज में, पंचनद के सामने ये जो है पंजाब के पांचों नदी जाके ये आगे जाके पाकिस्तान में यहाँ मिलते हैं। और ये सिंधु नदी आगे जाके अरब सागर में यहाँ पे जल विसर्जित करती है। तो आगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में डिटेल में देखेंगे। सिंधु नदी हो गया, उसका जो उद्गम कहाँ से हुआ वो सारे देखेंगे। झेलम नदी इसकी सहायक नदी जो है इम्पोर्टेंट वो। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे गंगा नदी। यहाँ पे देख रहे हैं ये गंगा नदी, गंगा नदी इस टाइप से जा रहा है और ये यहाँ से दो भागों में इधर बंट जाता है और ये जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे गंगा नदी। और इधर एक देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, इस टाइप से जाके यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है। और आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी अन्य नदियां हैं, जैसे महानदी हो गया, पेनगंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, नीचे जाए कावेरी हो गया, ये महानदी हो गया। ये सारे के बारे में हम लोग नदी तंत्र में देखेंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें तो ये जो है आज की जो क्लास था ये क्या है, बेसिक क्लास था। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग वो एग्जाम में जो आने वाले होते हैं उसी से होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां हम लोग सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।